and welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार, स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में बीपीएससी ने एक नई वैकेंसी जारी की है सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल की। ठीक है, तो आज हम लोग इसी एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे जिसमें जीएस में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें दो पेपर होने हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर है जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और 2 घंटे का होगा। तो इसमें जो सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन है, वो ये कहा गया कि डेली एवरीडे लाइफ में दैनिक जीवन में जो हो रही गतिविधियां हैं उनको हमें सामान्य अध्ययन से जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, हिस्ट्री से भी हो सकती है, पॉलिटी से भी हो सकती है, इकोनॉमी से भी हो सकती है। तो आज हम उन्हीं विषयों के संबंध में आपके सामने बात करेंगे, कुछ टॉपिक से रिलेटेड, जिसको आप समझ पाएंगे कि हमें कुछ इस दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि सामान्य अध्ययन में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जब हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं करंट में, उससे रिलेट करके अपने को क्या पढ़ना है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है बॉस आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। अब क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़ पढ़ते होंगे या करंट देखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक दो नहीं बल्कि कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। जैसे अभी हाल ही में इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाई गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया गेट पे जो दिव्य ज्योति ज्योति जलती थी अब उसको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। उसके बाद आप देखेंगे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स है जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष अभी मनाई गई है इस बार, और उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए हैं और कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो मॉडर्न इंडिया में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? तो वो पार्ट है आधुनिक भारत का, वो है 1885 से लेकर 1947 तक, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत के आजादी तक का जो टॉपिक है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1885 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है। तो हम लोग आज इसी 1885 से 1947 तक के जो डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स को हम डेट वाइज देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेट होके आपने इसको पढ़ा और समझा, तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने की संभावना नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं हम 1885 से 1947 तक का डेवलपमेंट। तो अगर आप देखें तो यहां पर कई सारे डेट्स हैं जो बहुत नियर बाई है। जैसे 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है 1905। ये क्या है जी? तो यहां पर हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे बंगाल विभाजन की बात हम बात करें तो 1906 में आप देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर आप देखेंगे इसी समय 1906 में एक और डेवलपमेंट हुआ था क्या? तो आप देखेंगे कलकत्ता कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे, कलकत्ता अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 1907 की। तो 1907 में आप देखेंगे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ जी? तो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और वहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में बट गई थी। फिर हम बात करें 1907 के बाद 1909 को। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था बॉस। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार हम बोलते हैं इसको, और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार
इसी मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा दौरान दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी इसी 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में। फिर हम बात करेंगे 1911 की। 1911 में आप देखेंगे कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। मतलब पहली बार जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई 1911 में, ठीक है, और 1912 में भारत की राजधानी बन गई दिल्ली। उसके बाद आप देखेंगे 1914 की बात करेंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। इस प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914 में। फिर आप देखेंगे 1915 की बात करेंगे तो यहाँ पर गांधी जी का भारत आगमन होता है। गांधी जी का भारत आगमन, और गांधी जी के द्वारा पहली बार यहीं पर साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की जाती है, और फिर ये खेल शुरू होता है। 1916 में आप देखेंगे कि यहाँ पर लखनऊ समझौता होता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो खटास थी मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद, उस खटास को दूर करने का प्रयास किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या इनकी स्टोरी के बारे में पूछा गया है। तो इनको हम एकदम स्टोरी फॉर्म में सीधे सीधे समझेंगे, जिससे आप आराम से मजे मजे बिना किसी टेंशन के समझ लें, पढ़ लें और याद भी कर लें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। 1885 से डेवलपमेंट कैसे हुआ, एकदम स्टोरी फॉर्म में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन, जिससे थोड़ा उत्साह वर्धन हो। तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना? चिड़िया ने कहा, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो ऐसे ही तिनका तिनका हमने जुटाना है और आगे बढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने एग्जाम में, जो हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि कांग्रेस अभी हाईलाइट भी है, सबसे पहला क्वेश्चन कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस। तो इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉस बंबई में। बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और आप देखेंगे कि इसमें 72 सदस्य थे, और इन 72 सदस्यों के साथ 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब इसके पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आप जानते हैं कि A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक बंदा था, जो एक रिटायर्ड ऑफिसर था। उसने हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखा, जिसमें कहा कि अगर तुम लोग को चाहते हो कि अंग्रेज तुम्हारे बस में तुम्हारे लिए कुछ करे, तो ये जरूरी है कि तुम लोग संगठित होकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो जिससे तुम अपनी बात उनके सामने रख सको और उसको मनवा सको। उन स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी लगी, और फिर इस पर कहा गया कि हम लोग एक ऐसा ही संगठन बनाएंगे। तो प्लान हुआ पुणे में कि पुणे में हम एक ऐसा मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में हम इस प्रपोजल को रखते हैं और एक ऐसा संगठन बनाते हैं। लेकिन दिसंबर में पुणे में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से वहां पर कैंसिल हो गया और ये शिफ्ट हो गया बम्बे। बम्बे में गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में ये मीटिंग हुई। काफी सारे वकील, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, और 72 सदस्यों के साथ अंततः 28 दिसंबर 1885 को आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना हुई। 2 महत्वपूर्ण विषयों के साथ। कौन कौन? पहला विषय कि हम लोग प्रतिवर्ष भारत के अलग अलग प्रांतों में इसका कॉन्फ्रेंस अधिवेशन करेंगे और वहां के लोगों को इससे जोड़ेंगे। और दूसरा कि हम लोग निवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखेंगे और उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहां से? तो पहला क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे।
तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ किन दो मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे किस अंग्रेज का हाथ था या किस अंग्रेज ने इसमें सहयोग किया था। ये सारे प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे गए हैं जो हमने जानना है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस इन्हीं दो महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आगे बढ़ती है। क्लियर? आइए अब वक्त आता है 1905 का। कांग्रेस अपना काम करती है। स्टार्टिंग में इस समय कांग्रेस पर नरम पंथियों का वर्चस्व होता है। नरम पंथी का मतलब जो निवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी बात रखते थे और उसको मनवाने की कोशिश करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वो विद्वान और फ्रीडम फाइटर्स थे जो निवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी बात रखते और अंग्रेजों से मनवाने की कोशिश करते। ठीक है, समय चलता गया। 1905 का समय आया बॉस। 1905 से पहले दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त दोनों लोगों ने एक किताब लिखी। दादा भाई ने किताब लिखी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और आरसी दत्त ने किताब लिखी भारत का आर्थिक इतिहास। और पहली बार इस किताब में बताया गया कि अंग्रेज हमारा कैसे शोषण कर रहे हैं, कैसे हमारे देश का धन अपने देश लेके जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारी ये दशा है। और इस किताब में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया। जब ये किताब छपी और लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं ये अंग्रेज ही जिम्मेवार हैं इन सभी चीजों के लिए, और इनकी वजह से आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी या भूखमरी इतनी सारी समस्याएं हैं। तो लोग यूनाइट होने लगे और उस समय यूनाइट होने में सबसे पहला राज्य जो था और सबसे अग्रणी राज्य था वो था बंगाल, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे संपन्न प्रांत हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम ये सभी क्षेत्र इसी बंगाल के हिस्से हुआ करते थे, इवन आज का बांग्लादेश भी। तो आप देखेंगे कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा, चटर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, बोस, ये सारे बंगाली और सब पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। इन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों की नीति की वजह से आज हमारी ये दशा है। तो क्या किया, बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की भावना व्याप्त होने लगी और धीरे धीरे लोग अब एकजुट होने लगे। जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि भाई साहब ये तो अब एकजुट हो रहे हैं हमारे खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तभी उस समय कर्जन वायसराय होता है और कर्जन एक नीति लेके आता है बंगाल विभाजन की और कहता है ना ये एक साथ रहेंगे, एकजुट होंगे और न ही ये कभी हमारे खिलाफ आंदोलन कर पाएंगे। और 1905 में वो बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है। आप देखेंगे कि जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है पूरे बंगाल में क्रांति फैल जाती है। इसी बंगाल विभाजन के दौरान दो महत्वपूर्ण गीत गाए गए जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। पहला अमार सोनार बंगला जो आज के देश में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा जादी तोरे डाक छकेउना तामी तोरे एकला चलो रे। पूरे गांव गांव, शहर शहर, हर जगह ये गीत गाए गए और लोग यूनाइट होके इस बंगाल विभाजन के खिलाफ आगे बढ़े। जबरदस्त बाइकआउट हुआ, अंग्रेज हिल गए। उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये तो सोचा ही नहीं था कि इतना भी बाइकआउट होगा। और आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन तो हो गया लेकिन एक विद्रोह की भावना लोगों के अंदर पनप गई। अब क्या हुआ, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो प्रतिवर्ष अधिवेशन होता था वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी इसी में इस बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हमें अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, अब हमें अपना राज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। और पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की जाती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी कि जब बंगाल विभाजन के दौरान अत्यधिक विरोध हुआ तो अंग्रेज तिल मिला गए और उन्होंने कहा यार हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, और ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, मतलब फूट डालो और शासन न करो की नीति को बेहतरीन तरीके से लागू करना होगा, तभी हम यहां राज कर पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया, 1906 में ढाका के नवाब आगा खां और शमीमुल्लाह खां को शिमला बुलाया। ठीक है, मिंटो ने शिमला बुलाया और वहां पर
पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज की, मस्त डांस वान गाना बजाना हुआ और मिंटो ने कहा आगा खां और समीमुल्लाह खां को कि देखो ये जो कांग्रेस है एक हिंदूवादी संगठन है, ये तुम्हारे हितों को ध्यान नहीं दे रही है, तुम मुस्लिम हो, तुम अपने हित के लिए आगे बढ़ो, लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1906 में आगा खां और समीमुल्लाह खां को कंफ्यूज करके भड़का के कांग्रेस के खिलाफ और एक नए संगठन की स्थापना करवा दी उन लोगों ने। ठीक है, मुस्लिम लीग के रूप में। मोटिव क्या था? तो मोटिव ये था कि अलग से एक मुस्लिम लीग का संगठन बनाएंगे और टाइम टू टाइम दोनों को लॉलीपॉप देके और लड़ाते रहेंगे, ना कभी ये एकजुट होंगे और न ही हमारे खिलाफ कभी आंदोलन कर पाएंगे। और जो उनकी मंशा थी वो 100% हुई मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। क्लियर? आइए अब बढ़ते हैं, अब आते हैं 1907 में। 1907 में क्या होता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो उस विभाजन के खिलाफ कई सारे युवा क्रांतिकारी थे, युवा जो ये मानते थे कि कांग्रेस की निवेदन और प्रतिवेदन की नीति से कुछ नहीं होगा, अगर अपना हक चाहिए तो उसे छीनना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की और कहा कि अपना हक मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है अगर कोई नहीं देता है तो ऐसे युवा क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। और उसी क्रम में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत में प्रति वर्ष जो कांग्रेस का अधिवेशन है तो वही वार्षिक अधिवेशन था सूरत में। यहां पर एक तरफ गरम दल वाले और एक तरफ नरम दल। गरम दल का मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे युवा क्रांतिकारी जो मतलब अपने हक छीनने की बात करते थे। और एक तरफ नरम दल वाले जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। दोनों एकत्रित होते हैं और इस बात पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि भाई इस बार अध्यक्षता कौन करेगा। गरम दल वाले पकड़ के नरम दल वालों की कुटाई कर देते हैं। नरम दल वाले बेचारे सर फूट गया, रोने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें ही बनना था तो पहले ही बोल देते, हम सरेंडर कर देते। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1907 में अध्यक्षता के मुद्दे पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस कदर होती है कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और कांग्रेस दो विचारधारा में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो 1907 में ये डेवलपमेंट्स हुए। फिर आता है 1909 का टाइम। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आता है बॉस। एग्जाम में पूछा है पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट में दिया गया था। ठीक है, तो मॉर्ले भारत सचिव होता है और मिंटो उस समय वायसराय होता है। इन दोनों ने मिलकर एक तिगड़मबाजी रची। क्या तिगड़मबाजी रची जी? तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने करी थी कि हम इनको अलग से बना कर लड़ाएंगे, तो मुस्लिम लीग ने कुछ नहीं किया, वो न्यूट्रल बनी रही, नॉर्मल बनी रही, कुछ उसने काम नहीं किया। उन्होंने कहा यार जिस उद्देश्य के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना करी है तो काम ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा रुको बेटा, अभी तुमको इंजेक्शन देंगे रिबेलियन का, तब देखे कैसे उड़ती है। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। अब ये क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन? तो मुस्लिमों को कहा कि अब तुम लोग अलग से मुस्लिम कम्युनिटी में चुनाव लड़ो, कांग्रेस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और अपनी सरकार बनाओ और चिल करो। ठीक है, जैसे ही ये अधिकार मुस्लिम लीग को दिया अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया, कहा कि ये गलत है, ये हम नहीं मानते, देना है तो सबको दो, एक अलग कम्युनिटी को क्यों दे रहे हो, तो आपस में तोड़ने और लड़ाने वाली बात है, हम तो नहीं मानेंगे इसको। कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया, इस सांप्रदायिक निर्वाचन का। तो अंग्रेजों ने कहा, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, देखो आगा खां समीउल्लाह खां को कहता था ना कि इनको मिर्ची लगेगी, तुम्हारा हित नहीं चाहते, देख लो। और यहीं से आप देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता का जन्म होता है इन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत। ठीक है, समय आगे चलता रहता है। आता है समय 1911 का। 1911 में आप देखेंगे कि जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है और साथ में इसी समय ये डिसाइड किया जाता है कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हो जाती है और तब से लेकर अब तक भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली रही। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट्स को डील करते हुए 1947 तक बात करेंगे। उसके बाद अभी जितने फ्रीडम फाइटर्स, मतलब आप देखेंगे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज में फ्लैश कर रहे हैं, उनके उपनाम, उन्होंने क्या क्या किए हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारी बातें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड अपने एग्जाम में करेंट रिलेटेड आप देखेंगे सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन से संबंधित हम वो सारी बातें करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर? कल से आप देखेंगे सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का बैच हम कल से निम्बस लर्निंग पर शुरू कर रहे हैं 12 तारीख से, याद रखिए। कोई भी इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप निम्बस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से हम इसका नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.